हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जुलाई महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जुलाई महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस दौरान देश और दुनिया भर में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो जुलाई महीने के फर्स्ट वीक से जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। इस वीक के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आप सभी की परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखना है। अब लोग शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर यह रहा सबसे पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बता दूं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस दिन से लागू हो गया है। तो जुलाई महीने की जो सबसे पहली न्यूज़ थी वो यही थी कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। यानी कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, ऐसी वस्तुओं को भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 जुलाई 2022। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना लगभग 1 साल पहले ही जारी कर दी थी और अब फाइनली इसको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार ने जिन भी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगाया है, उनकी ना तो बिक्री हो सकेगी, ना ही उनका उत्पादन होगा, ना ही उनका भंडारण किया जाएगा, ना ही उनको इंपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक चीज़ पर, यहाँ तक कि उपयोग पर भी बैन लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। एक तो हैं भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, जिनका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया। अब इनके बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है स्मृति ईरानी को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मृति ईरानी। तो आज के समय भारत की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन अब बन गई हैं स्मृति ईरानी। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा गया है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया। तो अभी तक भारत के जो इस्पात मंत्री थे उनका नाम था RCP सिंह, लेकिन RCP सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो अब इनके बाद इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो अब इनको इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बन गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 4 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्हीं के सम्मान में हाल ही में इनकी एक कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है 30 फीट, और इसका अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर भीमावरम नाम की एक जगह है। तो आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीमावरम में इनकी 30 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाया। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक एक ओवर में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो थे ब्रायन लारा, और उन्होंने टोटल 28 रन बनाए थे। लेकिन हाल ही में भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने इनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में बर्मिंघम के अंदर आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने टोटल 35 रन बनाए एक ही ओवर में, और इस तरीके से यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इन्होंने जिस खिलाड़ी के खिलाफ ये रन बनाए हैं 35 रन, उनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हो रहा है। तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं यानी कि एम वेंकैया नायडू,
इनका कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला है 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है कि 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आपको बताना है कि मतदान किस तारीख को होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 अगस्त को वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उससे पहले ही 6 अगस्त को यह चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक भारत के इतिहास में टोटल 13 उपराष्ट्रपति हुए हैं, यानी कि जो एम वेंकैया नायडू हैं ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। आप देख सकते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। केवल भारत के अंदर 2 ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया था। एक तो सबसे पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 2007 और 2012 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे 2 बार। तो इसीलिए आपकी एक कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति नेक्स्ट बनेंगे वो 14वें उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन उनके लिए जो चुनाव कराया जा रहा है वो होगा 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव। यानी कि भारत के अंदर 16वीं बार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। और उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत के अंदर 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव को जीता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इस पूर्व इसरो वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों इस महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो फिल्म है ये भारत के एक पूर्व इसरो वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है। इनका नाम है नंबी नारायण। तो नंबी नारायण जो थे इनका भारत के अंदर जो रॉकेट इंजन होते हैं उनके विकास में काफ़ी अहम योगदान रहा है। तो इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हालांकि आपको बता दूं कि इनके ऊपर इसरो जासूसी मामले के अंदर इनको आरोपी बताया गया था, जबकि बाद में इनको इस मामले में निर्दोष पाया गया। और इस सब के चलते भारत के अंदर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की तकनीकी विकसित करने में काफ़ी देरी हुई। अब अगला सवाल देखिए इसी के बारे में है कि रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नामक जो फिल्म है इसमें पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण का किरदार किसने निभाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नंबी नारायण, जिनके ऊपर यह फिल्म बनी है। और इनका किरदार जिन्होंने निभाया है फिल्म में उनका नाम है एक्टर आर माधवन। तो आर माधवन जो कि इस फिल्म के खुद निर्देशक और प्रोड्यूसर भी हैं, इन्होंने ही नंबी नारायण का किरदार निभाया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर माधवन। फिर अगला सवाल आपके सामने है, आरपीएफ ने जून 2022 में किस ऑपरेशन के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जो आरपीएफ है ये आप जानते हैं कि भारत के रेलवे और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो ये समय समय पर कई सारे ऑपरेशन चलाता है। हाल ही में इसने नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। तो नारी को नमन योजना जो है इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने राज्य की महिलाओं की सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया है। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एचआरटीसी की जो बसें चलती हैं यानी कि हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो एचआरटीसी की जो भी बसें चलती हैं राज्य के अंदर उनमें महिलाओं को 50% किराए में छूट दी जाएगी, यानी कि वो आधे किराए पर यात्रा कर सकेंगी राज्य के अंदर। तो याद रखिएगा नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। 100 मेगावाट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना किस शहर के अंदर चालू हो गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रामागुंडम तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में एनटीपीसी ने टोटल 100 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। तो इसकी टोटल क्षमता कितनी है 100 मेगावाट और इसको तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया है बाय एनटीपीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत के अंदर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए हैं उनके नाम और उनकी कितनी क्षमता है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है जो कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा केरल के कायमकुलम के अंदर एक स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता है 92 मेगावाट। फिर इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में
25 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो सिमहाद्री के अंदर बनाया गया है इसके बारे में ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है इसके नए अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बन गए हैं राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले थे नाना पटोले, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद से ये पद खाली था और अब महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र के हाल ही में नए मुख्यमंत्री भी बने हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वरिंदर सिंह, जिनका हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? तो वरिंदर सिंह, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारत के एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका देहांत हो गया 75 साल की उम्र में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हॉकी। आपको बता दूं कि 1975 के अंदर जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि 1975 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप था उसको भारत ने जीता था, और उस टीम के हिस्सा थे वरिंदर सिंह, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इतना ही नहीं, 1972 के अंदर जब म्यूनिक के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें भारत की जो टीम है, मेंस टीम थी हॉकी की, उसने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उस टीम के भी ये हिस्सा थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर के अंदर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। तो दोस्तों, हाल ही में मुंबई के जुहू बीच पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, यानी कि फिल्मों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चर्चा की गई। आप देख सकते हैं इस बार का विषय था अनलीजिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म, और इसका उद्घाटन किया था भारत के जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब इनके बाद स्मृति ईरानी को भारत का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। तो ये बात भी आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा अभी तक इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल और 17 दिनों तक ही इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। नफ्ताली बेनेट के इस्तीफा देने के बाद इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है येर लैपिड। फिर से बताता हूँ, इजराइल के अभी तक प्रधानमंत्री थे नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उसके बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं येर लैपिड, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस शहर के अंदर दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है टी हब 2.0। तो टी हब 2.0 जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है और इसका नाम रखा गया है टी हब 2.0। यहाँ पर एक ही छत के नीचे 2000 से भी अधिक स्टार्टअप्स को उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र बनाया गया है टी हब 2.0 के नाम से, ये बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और इसी कारण हाल ही में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हैं? ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, इसी के तहत एक रैंकिंग निकाली जाती है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, जिसका नाम होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। यानी कि भारत के किस राज्य में व्यापार करना सबसे बेहतर है, कारोबार करना सबसे आसान है, ये इस रैंकिंग में बताया जाता है। तो इस बार की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है राज्यों की, उसमें टॉप अचीवर्स की श्रेणी में टोटल 7 राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यहाँ पर टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई है टॉप अचीवर्स की, फिर अचीवर्स, एस्पायर्स और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। तो इसमें जो टॉप अचीवर्स की श्रेणी है, यानी कि जिन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर है, उनमें है शामिल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना, यानी कि टोटल 7 राज्य।
इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 किस फार्मूला वन ड्राइवर ने जीत ली है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो फार्मूला वन रेस हाल ही में हुई, इसको जीत लिया है कार्लोस सैंज ने। आपको बता दूं कि कार्लोस सैंज जो हैं ये स्पेन के फार्मूला वन ड्राइवर हैं और ये इनके करियर की पहली फार्मूला वन जीत है, यानी कि फार्मूला वन चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने पहली बार कोई खिताब जीता है। तो इनका नाम याद रखिए, कार्लोस सैंज, और ये कहाँ से हैं? स्पेन से। ये आज के समय फेरारी कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ट्रैक एथलीट ने 3000 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी जो कि एक भारतीय महिला एथलीट हैं, इन्होंने हाल ही में अमेरिका के अंदर एक टूर्नामेंट के दौरान 3000 मीटर रेस के अंदर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 8 मिनट लगभग 57 सेकंड के अंदर ही 3000 मीटर की जो रेस होती है उसको कंप्लीट किया। तो इस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है पारुल चौधरी। हाल ही में 4 जुलाई को किसने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का हाल ही में आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम रखी गई है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल का नाम है डाक कर्मयोगी। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाक कर्मयोगी नाम का जो पोर्टल है ये भारत के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल भारत के जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो अभी तक कप्तान थे यानी कि इयोन मॉर्गन, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बता दूं कि इयोन मॉर्गन की ही कप्तानी में सन 2019 में इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि इंग्लैंड ने आज तक सिर्फ एक ही बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है 2019 में, और उस समय कप्तान थे इयोन मॉर्गन। वनडे और T20 प्रारूप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे यानी कि इयोन मॉर्गन, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनके बाद अब वनडे और T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया कप्तान बना दिया गया है जोस बटलर को। तो जोस बटलर जो हैं ये 2 फॉर्मेट में कप्तान होंगे, ODI और T20, जबकि टेस्ट मैचेस में कप्तान कौन है? बेन स्टोक्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 1 जुलाई 2022 को हांगकांग के 5वें मुख्य कार्यकारी के रूप में किसने शपथ ली है? तो हांगकांग जो कि चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, यहाँ के 5वें मुख्य कार्यकारी बने हैं जॉन ली। तो इन्होंने 1 जुलाई 2022 को हांगकांग के 5वें मुख्य कार्यकारी के रूप में शपथ ली है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में भारत के शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई है, यानी कि छात्रों के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट शहर कौन से हैं। इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है छात्रों के लिए। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के शहरों में सबसे बेस्ट है मुंबई। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसी चीज़ को देख भी सकते हैं, दुनिया के जो शीर्ष शहर हैं उसमें नंबर 1 पर आता है लंदन। ऐसे ही भारत के शहरों में नंबर 1 पर है मुंबई। वैसे टोटल भारत के 4 शहरों को यहाँ पर जगह दी गई है, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट के अंदर 89.94 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में डायमंड लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इसमें भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोटल 89.94 मीटर दूरी पर अपना भाला फेंका और इसके साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर एंडरसन पीटर्स जो कि आज के समय भाला फेंक में वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है।
वैसे आपको बता दूं कि 89.94 मीटर जो ये अपना नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है, ये इनका नेशनल रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इससे पहले जो पाओ नुर्मी गेम्स के अंदर इन्होंने भाला फेंका था उसकी तुलना में ये ज़्यादा दूरी पर इन्होंने इस बार फेंका है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये इनका नेशनल रिकॉर्ड बना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के जो वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हैं, इनका नाम है के वेणुगोपाल। इनको सन 2017 में भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, तब से इनका कार्यकाल बढ़ाया ही जाता रहा है और अभी एक बार फिर से और 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सो आंसर क्या होगा? के वेणुगोपाल। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 जो कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसका आयोजन भारत में किया जाता है, इस बार इसका खिताब जीत लिया है शिनी शेट्टी ने। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं, जो शिनी शेट्टी हैं ये कर्नाटक राज्य की हैं और ये इस बार की मिस इंडिया बनी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो FATF जो संस्था है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पेरिस के अंदर बेस्ड एक संस्था है और इसका मेन काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नीतियां बनाना। तो FATF के नए अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं, इनका नाम है टी राजा कुमार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, हालांकि सिंगापुर में रहते हैं, तो इन्हीं को हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इनमें से किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि सन 2013 में आया था, तो इसी के अंतर्गत आपको बताया कि भारत के गरीब लोगों को सस्ते दर पर जो अनाज है वो उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि आज के समय जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके अंतर्गत फ्री में 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन कैसा है, उस पर पहली बार रैंकिंग तैयार की गई और इस रैंकिंग में टॉप किया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को सबसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है ओडिशा राज्य के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली बार ये रैंकिंग जारी की गई है, इसमें रैंक 1 हासिल किया है ओडिशा सरकार ने। इसी तरीके से दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो कम से कम आपको टॉप 3 याद रखने हैं। बाकी इसी तरीके से अगर आप सबसे आखिर में देखेंगे तो सबसे आखिर में आता है लद्दाख। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल किस शहर में आयोजित होने वाला एक विश्व प्रसिद्ध रथ उत्सव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरी, ओडिशा। तो ओडिशा के पुरी शहर में वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई का जो दिन होता है, जुलाई महीने का फर्स्ट डे, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। बेसिकली इस दिन भारत के एक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो संयोगवश इनका जन्म और निधन एक ही दिन हुआ था, 1 जुलाई को। तो इन्हीं के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जुलाई को ही 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे और GST दिवस यानी कि वस्तु और सेवा कर दिवस। क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था, तो उसी लिए 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। फिर 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। फिर उसके बाद 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस आपको पता है ऐसी बीमारियों को बोलते हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। तो इन बीमारियों के रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट डेज थे ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी को सौंप दिया है? तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि भारत की एक इस्पात कंपनी है और ये ओडिशा के अंदर बेस्ड है। हालांकि ये पिछले कुछ सालों से
घाटे में चल रही थी, इसीलिए सरकार ने इसको बेचने का फैसला किया और अब इसको एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है। ये प्राइवेट कंपनी है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यानी कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी जो है ये अब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में सौंप दी गई है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से आईआईटी परिसर में ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र यानी कि तिहान नाम के केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। तो दोस्तों, हाल ही में तिहान नाम का एक इनोवेशन सेंटर बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद के परिसर में। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं। तिहान का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये जो तिहान नाम का सेंटर बनाया गया है, इसको भारत के अंदर मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए इसको बनाया गया है। तो याद रखिए, तिहान नाम का जो सेंटर है ये आईआईटी हैदराबाद के परिसर में स्थापित किया गया है। वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार पाल जो है ये हाल ही में नए राजदूत बने हैं तुर्की देश के अंदर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है पेरू में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ के नए राजदूत बन गए हैं विश्वास विदु शपकाल। विश्वास विदु शपकाल। तो दो कंट्रीज में हाल ही में नए राजदूत बने हैं। पेरू के अंदर बने हैं विश्वास विदु शपकाल और तुर्की कंट्री के अंदर बने हैं वीरेंद्र कुमार पाल। पी गोपीनाथन नायर का 7 जुलाई को निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पी गोपीनाथन नायर, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारत के एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो कि भारत के जो बैंक्स हैं उनमें उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, तो इसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नई संस्था के साथ में, जिसका नाम होगा FSIB, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो इसका शॉर्ट नेम क्या होगा? FSIB। गणित के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो फील्ड्स मेडल है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको गणित के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इस बार फील्ड्स मेडल के लिए टोटल 4 विजेताओं को चुना गया है। फील्ड्स मेडल 2022 टोटल 4 गणितज्ञों को मिला है और उसमें से एक महिला भी हैं जिनका नाम है मेरिना वियाजोवस्का। मेरिना वियाजोवस्का ये यूक्रेन की एक मशहूर गणितज्ञ हैं और इनको इस बार के फील्ड्स मेडल के 4 विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 2022 के फील्ड्स मेडल के जो चारों विनर्स हैं, जो चारों मैथमेटिशियन हैं, यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। ह्यूगो ड्यूमिनी-कोपिन, इसके अलावा जेम्स मेनार्ड, जून हू और आखिर में है मेरिना वियाजोवस्का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिना वियाजोवस्का ये दूसरी महिला बनी है जिनको फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में जो फील्ड्स मेडल है ये 1936 से दिया जाता है और अब तक ये सिर्फ एक ही महिला को मिला था और वो है ईरान की मरियम मिर्जा खानी। मरियम मिर्जा खानी जो है ये ईरान की हैं और सन 2014 में इनको फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया था। तो ये पहली महिला थी जिनको फील्ड्स मेडल मिला था और अब दूसरी महिला बन गई हैं यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ पीस, यानी कि शांति की प्रतिमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल स्वामी रामानुजाचार्य की एक अन्य स्टैचू का अनावरण किया था हैदराबाद शहर में, और उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता की प्रतिमा। तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये 216 फीट ऊंची है और ये स्वामी रामानुजाचार्य की ही स्टैचू है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हाल ही में किस शहर के अंदर किया गया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की यात्रा पर गए हुए थे। आप जानते हैं कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है।
तो वहाँ पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी यात्रा पर गए थे और उस दौरान उन्होंने वाराणसी शहर के लिए 1800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान इन्होंने वाराणसी के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भी किया था। यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? वाराणसी के अंदर, और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 5 जुलाई को इनमें से किस देश ने उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन यानी कि नाटो में शामिल होने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में 2 यूरोपीय देशों ने नाटो को ज्वाइन करने का फैसला किया था और इससे संबंधित प्रोटोकॉल पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो है स्वीडन और दूसरा है फिनलैंड। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि नेटो के अंदर टोटल 30 देश अभी के समय इसके मेंबर हैं और स्वीडन और फिनलैंड जब शामिल हो जाएंगे तो नाटो के अंदर मेंबर्स की टोटल संख्या हो जाएगी 32, लेकिन अभी के समय है 30। नाटो का वैसे मुख्यालय कहाँ पर है, ये अभी आपसे पूछ सकते हैं। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 5 जुलाई को भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इनका नाम है ऋषि सुनक। लेकिन हाल ही में इन्होंने जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे यानी कि बोरिस जॉनसन, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए वहाँ के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनके इस्तीफा देने के बाद कुछ और वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद खुद बोरिस जॉनसन को भी वहाँ के पीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 7 जुलाई 2022 को किसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा कर दी है? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने हाल ही में पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि जब तक किसी नए नेता का चुनाव नहीं कर लिया जाता है तब तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि इस साल भारत की भी यात्रा पर आए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और दूसरा सवाल है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने साल 2022 के जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उनके जरिए जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करते रहेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।